आज खबरों से भरपूर दिन है। बहुत सारी खबरें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करती हैं, लेकिन एक और पावरफुल अपॉइंटमेंट भी आज ही के दिन हुई है। नए DGISI जनरल आसिम, उनकी तैनाती की गई है। किसी ज़माने में कोर कमांडर पिंडी, इनके वालिद जनरल GM मलिक, वो हम लोग उनसे नए नए आए थे इस प्रोफेशन में, तो उस वक्त उनसे तारुफ था कि पिंडी के कोर कमांडर हैं। ये उनके साहबजादे हैं, ये भी जनरल बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और DGISI के तौर पर आज इनकी तैनाती की गई है। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटों के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल हैं उनकी भी वजाहत कर दी है। जो इलेक्शन रूल्स के अंदर एक उनका रूल 94 है, उसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया, और बाकायदा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनका हक़ है, उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक उनकी ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया अपनी इलेक्शन के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ अदा करने पे। जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी आया, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इजाफी नोट के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। जो इसका काम था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करना, वो ये करने में नाकाम रहा। एक बात उन्होंने कही कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 जून से केस चल रहा था, 26 को इन्होंने दरख्वास्त एक दायर की। लेकिन साथ वो कहते हैं कि सीटें तहरीक इंसाफ की थीं, ये सीटें किसी और की नहीं हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और ये पाकिस्तानी वोटर्स का फंडामेंटल राइट है कि वो किसे मुंतखब करना चाहते हैं। इसके ऊपर कोई भार नहीं है, जजेस ने करार दिया। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर भी राय दी। और जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट इस तफसीली फ़ैसले से पहले आ गया, तो इस 70 सफ़ात की जजमेंट में पैरा 120 और 121 है, जो उन 2 जजेस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड में उनको डिस्कस करता है, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है उनके उस इख्तलाफी नोट को जो इस तफसीली फ़ैसले से पहले आया है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी दिन आगे चल रहा था तो एक और नई डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत ने बड़े ढोल बजाए थे, कि बड़ा क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए। अब कोई एक फ़र्द वाहद जो है उसका इख्तियार नहीं है कि कौन सा बेंच बनेगा। बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात PMLN से, आई थिंक अगर मैं कोई कोशिश करूं तो मुझे मरियम नवाज़ की हो सकता है स्टेटमेंट्स मिल जाएं बेंच फिक्सिंग के ऊपर। तो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम किसके ऊपर था? बंदयाल साहब के ऊपर, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के ऊपर, कि वो मर्ज़ी के बेंच बनाते हैं। 3 जज वो कहा जाता था, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, और चौथे वो खुद, इससे बाहर वो निकलते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ PTI और PMLN के मामला आ जाएंगे, नून लीग के इल्ज़ाम थे, मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो बहुत ढोल पीटे गए कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, जमहूरियत आ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और बहुत मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। खुद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बड़ी पोजीशन ली, एक तगड़ी पोजीशन ली, और तब तक ये अपने चैम्बर के अंदर बैठते रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बने जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से फ़ैसला नहीं हो जाता। तो वो सारे मामला होने के बाद एक्ट भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 2-4 रोज़ पहले हुकूमत को अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये तो 3 जजों में अगर शुमार करें तो काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये 3 में से कुछ इसका काम उन्हें, हुकूमत को लगा कि हमें पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इख्तियार दे देते हैं कि वो सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उसके साथ किसी भी अपनी मर्ज़ी के जज को मुकर्रर कर सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी का रुकन बना दिया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जब उस कमेटी का इजलास हो रहा था तो उसमें शामिल होने से उन्होंने गुरेज़ किया, और उसके बाद एक ख़त लिखा है जिसके अंदर जो उनका चौथा है पैरा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर, ये अल्फाज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिया। ये जो सारी अभी अदलिया की, पार्लिमान के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मबैन एक किस्म का तनाव चल रहा है, उसको कहा कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में ऐसी जल्दी क्या थी कि चीफ जस्टिस ने इधर से एक्ट बना, फौरी तौर पर इधर से ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर नई कमेटी तश्कील दे दी। फिर और जाके वो कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अल्टीमेट administrative powers in the hands of a single individual such as the chief justice runs counter to the ideals of democratic governance and judicial fairness। उन्होंने कहा कि ये 1 मैन शो बन जाएगा, ये अल्फाज हैं उनके 1 मैन शो के इसके अंदर लिखे हैं। फिर इसी तरीके से वो अपने लास्ट सफ़े पे जाके कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, ये विदाउट एनी लॉफुल जुरिस्डिक्शन एंड विदाउट कंसल्टेशन विद हिज कोलीग्स
colleague judges seems to offend these principles and verdict of the full court। ये फुल कोर्ट की तरफ वो कहते हैं मामला जाना चाहिए था, वो इसके ऊपर जायज़ा लेती, उसके बगैर ये मामला ठीक नहीं है। इसी तरीके से ये राजा आमिर की कोई जजमेंट है जिसके अंदर ये कोर्ट वर्किंग के हवाले से तरीक़ाकार तय किया गया था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। तो प्रोग्राम में ये तीनों चारों इशूज़ डिस्कस करेंगे। माजिद निज़ामी साहब, आप बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और फिर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी जो उन्होंने एक ख़त लिखा है उसी कमेटी को, उसके बाद आइंदा 4-6 हफ्ते 10 हफ्ते आपको ये सियासी दर्जा हरारत किधर को जाता नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में ज़रा मुख्तलिफ है। फ़ैसलों की तफसीलात आप समझते हो, हुकूमत समझती हो कि उसमें वज़न है या दलाइल मौजूद हैं, लेकिन ये ख़्याल आना ये उस माइंड सेट को ज़ाहिर करता है कि जिसके अंदर आप आइन और कानून की परवाह नहीं करते। ये वही मामला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पसंद ना हो, ये बिल्कुल हो सकता है, आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं, हुकूमत उस पर तनकीद कर सकती है, लेकिन ये माइंडसेट सामने आना कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट जो करना चाहती है वो कर ले, मैं समझता हूँ कि ये जो एक ख़्याल या इस वक्त जो स्ट्रेटजी चल रही है हुकूमत की तरफ से या रियासत के दीगर इदारों की तरफ से, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जो आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है वही आइन आपको इस बात पे पाबंद करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करें। तो ये ऑप्शन निकाल के लेके आना, हमने देखा कि जब जुलाई का फ़ैसला भी आया तो उस वक़्त भी कुछ ऐसे लोग जो इदारों के करीब समझे जाते हैं वो उस वक़्त से ये कह रहे हैं कि अमल दरामद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको छोड़ दें। तो फिर आप रियासत के उस बुनियादी ढांचे को नुकसान अभी जो मैच चल रहा है उस मैच की आप सूरत हाल देखें कि स्पीकर साहब ने नई पार्टी पोजीशन की लिस्ट जारी कर दी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। इलेक्शन 5 दफ़ा कोई इजलास कर चुका है, एक उन्होंने वजाहत भी मांगी थी और बेंच ने वो वजाहत भी बड़ी तगड़ी 5 दफ़ात के ऊपर जारी कर दी। आज फिर इजलास हुआ है और आज फिर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जो डिफाइंस है इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जहाँ आर्टिकल 190 आपका मौजूद है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं, तो आप तो एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट को शायद खुद से ललकारा जा रहा है, ये चैलेंज किया जा रहा है कि आओ देखते हैं क्या करता है ECP ने, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं किया। जी बिल्कुल, और इसकी वजह ये है कि जब हम सियासी सूरत हाल को देखते हैं और माजी में होने वाले वाक़यात को सामने रखते हैं तो कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके अंदर सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। तो उस वक़्त रियासत के इदारे अदलिया के साथ खड़े थे। हमारे सामने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस है, पानामा में मियाँ नवाज़ शरीफ का केस है, फिर तहरीक अदम एतमाद इमरान ख़ान साहब ने जो असम्बली में किया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले आए, उसके बाद एक फ़ैसला हमें ऐसा मिलता है कि जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उस वक्त चूँकि रियासत के दूसरे इदारे इस मूड में नहीं थे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म धरे का धरा रह गया और पोलिंग की तारीख़ आई और चली भी गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में ये सारा मामला उस वक्त होता है कि जब आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास चूँकि अथॉरिटी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो अपने काम नहीं करवा सकती, तो उसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि चूँकि ये फ़ैसला पसंद ही नहीं आ रहा तो इसके ऊपर अमल ना किया जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ऑल का जो मसला है, 63A का जो 63A का फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर का शायद लिखा हुआ फ़ैसला है, वो मैं ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट उस फैसले को गलत समझता हूँ। मेरे ख्याल में वो जस्टिस मंदोखेल ने शायद ऑब्जर्वेशन दी थी कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं भी यही समझता हूँ। उसको अमल दरामद उस पर हुआ, पंजाब की हुकूमत गिरी भी उसके ऊपर, नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में भी आई, तो वो नापसंदीदा फ़ैसला था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन इसके बावजूद अमल हुआ। अब तो अमल ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब आप एक जगह से लिवरेज लेते हैं, कोई रियायत देते हैं, तो उसके बाद अगली दफ़ा आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मामला उससे पीछे जाएगा, वो उससे एक कदम आगे जाता है। तो जिस तरह आपने बात की कि उस फैसले के सही होने या गलत होने पे राय दी, तनकीद की लोगों ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद हमने ये देखा कि अब ये मामला एक स्टेप आगे निकल चुका है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इदारों की जो लड़ाई है उसके अंदर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँच रहा है, जिसका फ़िलहाल किसी को ध्यान नहीं है, और ख़ुसूसन रियासती इदारे
हुकूमत और बाकी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि चूँकि इस वक्त वो इन पावर हैं तो इस वक्त वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मंजरनामा बदलने में देर नहीं लगती। एक सियासी कीमत होती है। माजिद निज़ामी साहब, दोबारा सियासी सूरत हाल पे फौजी तबसरा नहीं, आपसे फौजी तबसरा जनरल ज़ाहिर साहब ने कर लिया। ये जो इस वक्त इदारों वाला टकराव है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के आपस के जो मामला है वो देख के परेशान हूँ कि ये किसी एक बड़े तूफ़ान का पेशखम है। ये ना हो कि एक दिन हम उठें तो एक नई खबर हमारे पास आई हो, या प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों इन दी डॉक होंगे इन दी कमिंग वीक्स। इसके अलावा मामला आगे नहीं चलेगा और ये क्राइसिस है जो डीपन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक फ़िक्र ऐड करना चाहूँगा कि जनरल आसिम की जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन 12-13 महीने बाद है, और अगर उन्हें मज़ीद ISI में कंटिन्यू करवाना होगा तो फिर उन्हें एक साल की एक्सटेंशन देना होगी। बैक टू द टॉपिक, उसमें जो आपने बात की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका कोई हमें ऐसा एंड नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें ऐसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा, या फिर अमल दरामद ना करने पर किसको नोटिस दिए जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो भी एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह वो भी एक आइनी इदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा क्या किया जाएगा कि जिसके अंदर वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उन्हें इस मामले के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है? तो ये एक डेड लॉक की सी कैफियत नज़र आती है, और जहाँ पर डेड लॉक हो फिर वहाँ पर अमूमन जो ताकत रखते हैं, जो पावर रखते हैं, वही कामयाब होते हैं। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्टेम्प्ट के अंदर किसको नोटिस देगी। बड़ा अहम क्वेश्चन है कि क्या कौमी असम्बली। देखिए, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी वाला नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इसीलिए आपको सुनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा गया था कि वो जो स्विस कोर्ट्स वाला एक ख़त लिखे, ख़त नहीं था लिखा, अदालत ने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड के लिए कहा कि बस ये तेरी सज़ा है, 5 साल के लिए नाहिद। तो उस वक्त अदालत कर सकती थी ये काम। आज क्वेश्चन ये है कि आज अदालत ये काम कर सकती है? अभी तक मुझे लगता है कि ये मामला जिस हद तक फंस चुका है, तो अब अदलिया की जानिब से भी बड़ा सोचो विचार के बाद कोई फ़ैसला सामने आएगा। उसकी वजह यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जब अपोजिशन में सियासी रहनुमा होते हैं तो उनके दावे और होते हैं। हम इमरान ख़ान साहब के बारे में बातें करते थे कि उनके बयानात वापस हो जाते हैं या बिल्कुल वो अपने बयानात के बरक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के बयानात भी ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके बिल्कुल बरक्स इस वक्त किया जा रहा है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। माजिद निज़ामी साहब, आबिद शेर अली, जोता साहब और जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, सबका शुक्रिया।